नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम भारत में युवा उद्यमिता यानी कि नौजवानों के बिजनेस शुरू करने के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो इस रास्ते की जो मुश्किलें हैं और जो मौके हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। और हम खास तौर पर एक नाम पर गौर करेंगे जिनका जिक्र बार-बार आता है, विदित आत्रे, मीशो के सह संस्थापक। जी, उनकी कहानी अपने आप में मतलब काफी दिलचस्प है, दिखाती है कि आज के भारत में कोई भी बड़ा सोच सकता है। बिल्कुल। विदित, जैसा आपने कहा, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ बिज़नेस का कोई माहौल ही नहीं था। असल में खेती-किसानी वाला बैकग्राउंड। हाँ, आईआईटी दिल्ली से पढ़े और उनके पिताजी तो चाहते थे कि वो आईएएस बने। लेकिन उन्होंने चुना अपना रास्ता, उद्यमिता का। और यही बात तो गौर करने वाली है, कैसे उन्होंने वो पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं चुनौती दी। आईआईटी में देखिए उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो बिल्कुल नए आइडियाज से भरे थे। अच्छा, और सूत्रों के मुताबिक उन्हें एहसास हुआ कि अब बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़े खानदान या पूंजी की ज़रूरत उतनी नहीं रही, जितनी शायद पहले होती थी। तो क्या ये वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वो निवेशक जो नए थोड़े जोखिम भरे आइडियाज में पैसा लगाते हैं और ये जो मेंटरशिप नेटवर्क है इनकी वजह से बदला है सब? हाँ, काफी हद तक। पहले क्या था कि पुराने बिजनेस परिवारों को पैसों का और गाइडेंस का, दोनों का फायदा मिलता था। सही बात है। लेकिन अब खासकर आप देखिए बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में जो अनुभवी लोग हैं, वो नए उद्यमियों की मदद करने को तैयार हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं। और विदित को भी इसका फायदा मिला। उन्होंने फिर इनमोबी जैसे स्टार्टअप में काम भी किया। जी। उसके बाद 2015 में संजीव बरनवाल के साथ मीशो शुरू किया। पर ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, उनका पहला स्टार्टअप फैशनियर नाम का। जी, फैशनियर, वो कपड़ों का एक लोकल मार्केट प्लेस था, वो चला नहीं। हम्म तो ये दिखाता है कि शुरुआती नाकामी हम्म। और वो अनिश्चितता ये इस रास्ते का हिस्सा है। बिल्कुल। सही कहा। और मीशो का आइडिया भी देखिए कितना अनोखा था। छोटे अक्सर जो बिना ब्रांड वाले कारोबारी हैं हाँ। उनको व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे भारत के ग्राहकों से जोड़ना। अब शुरुआत में निवेशकों को ये समझाना भी बड़ा मुश्किल था क्यों? क्योंकि ऐसा मॉडल कहीं और नहीं था। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में ऐसा कोई मॉडल था ही नहीं। उनसे पूछा जाता था, भाई इसका अमेरिकन वर्जन कहाँ है, कोई तुलना तो हो। लेकिन वो लगे रहे, डटे रहे और आज देखें मीशो एक यूनिकॉर्न है। जी, यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी। और जिसके प्लेटफॉर्म पर लाखों बेचने वाले और करोड़ों खरीदने वाले हैं। खास बात यह है कि ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट से अलग हैं। हम्म इनका फोकस मुख्य रूप से छोटे शहरों, मतलब Tier 2, Tier 3 शहरों और गांवों के उन ग्राहकों पर है जो चीजों की कीमत को लेकर ज्यादा सोचते हैं, सजग हैं। तो ये बेचते क्या है? कम दाम वाले बिना ब्रांड के सामान। हाँ, जैसे कपड़े, घर का सामान, जूते और किताबें भी। स्रोतों में अगर देखें तो मीशो इस्तेमाल करने वालों के अनुभव मिले जुले से हैं। अच्छा, मतलब? कुछ लोगों को लगता है क्वालिटी खराब है, तो कुछ को, खासकर मान लीजिए किताबों या घर के छोटे मोटे सामानों के लिए, कीमतें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कई बार तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आधी कीमत पर वही चीज मिल जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सबक ये है कि मीशो जैसे बिजनेस मॉडल में, खासकर इन Tier 2-3 शहरों के लिए, वो कीमत और क्वालिटी के बीच का संतुलन साधना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। ग्राहकों को ये पता भी होता है। कुछ लोग अच्छी डील्स ढूंढ लेते हैं तो कुछ क्वालिटी से निराश होते हैं। ये शायद इस सेगमेंट का सच है। बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे युवा उद्यमी खास बाजार की जरूरतों को, मतलब जो नीश मार्केट्स हैं, उनको समझकर मौके बना सकते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। हाँ, चुनौतियां तो होंगी ही। हर उद्यमी को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पैसा जुटाना, फाइनेंसिंग, सही टीम बनाना, फिर कम बजट में मार्केटिंग करना, और जाहिर है कंपटीशन, मुकाबला तो है ही। और जब फंडिंग की बात आती है तो सबके पास वेंचर कैपिटल की पहुंच नहीं होती है ना? नहीं होती। और यहीं पर स्रोत कुछ ऐसे आइडियाज का भी जिक्र करते हैं जिनमें शायद ज्यादा लागत ना लगे शुरू में। जैसे? जीरो इन्वेस्टमेंट वाले, हाँ। जैसे ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। अच्छा, यानी दूसरों के प्रोडक्ट्स बिकवाकर कमीशन कमाना। जी। या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना किसी के लिए, या फ्रीलांस लिखना। ये उन लोगों के लिए एक शुरुआत हो सकती है जिनके पास हुनर तो है, पर शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी नहीं है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये कितना जरूरी है आजकल? बहुत जरूरी है। जैसा कि कोयम्बटूर के युवा उद्यमियों पर एक स्टडी हुई, तो जी। उसमें भी ये बात आई। अपना ब्रांड बनाने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया बहुत अहम है।
खासकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी तरकीबें। वो काफी काम आ सकती हैं। हालांकि ये भी एक चुनौती है भी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदलते हैं, उनके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर विदित आत्रे और मीशो की कहानी ये दिखाती है कि लगन हो, एक साफ लक्ष्य हो और बाजार की गहरी समझ हो। तो साधारण शुरुआत के बावजूद युवा भारतीय उद्यमी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ये भारत में उद्यमिता के बदलते चेहरे का या कहें कि लोकतंत्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। जहां अब आपका सरनेम या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही सब कुछ नहीं तय करती, मौके बन रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो अगर श्रोताओं को ये विषय दिलचस्प लगा और वे युवा उद्यमियों के सफर, उनके सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में मोर लिखकर जरूर बताएं। आज हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी और शायद कुछ सोचने पर भी मजबूर किया होगा। हाँ, और चलते चलते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं। क्या उद्यमिता का ये जो फैलता दायरा है, ये वाकई अवसरों की समानता ला रहा है या ये बस संघर्ष के मैदान को ही बदल रहा है? सोचने वाली बात है। धन्यवाद। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।